पैलिंड्रोम का वही ना मैम जो आप मलयालम बताई थी। हाँ, मलयालम और मैडम लिखवाए थे। पैलिंड्रोम का मतलब लिखो अ वर्ड दैट रीड्स। मैम आप लिखवा चुके हैं। हाँ हाँ ठीक मैम स्टेटमेंट लिखवा चुकी हैं। है, अ वर्ड दैट रीड्स द सेम फ्रॉम बोथ द एंड्स। अब देखो, एक वर्ड है जैसे कि मैडम, ठीक है, एक वर्ड है मैडम, इसको अगर दोनों साइड से रीड करोगे तो क्या होता है, MADAM, मैडम। इस साइड से अगर रीड करो तो MADAM, मैडम, राइट। मलयालम के साथ भी यही होता है, दोनों एंड से रीड करो तो वर्ड सेम निकल के आता है, ठीक है, मलयालम ही आता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम, ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है पैलिंड्रोम वर्ड्स, ठीक है, इसको पैलिंड्रोम बोलते हैं। अब डीएनए में दो स्ट्रैंड होता है ना, डीएनए में दो स्ट्रैंड होता है। एक स्ट्रैंड होता है जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड रन करता है, और दूसरा स्ट्रैंड है जो एंटी पैरेलल रन करता है। एंटी पैरेलल रन करने का मतलब उल्टे साइड पे 5 प्राइम होता है और 3 प्राइम ग्रुप जो है वो इधर में होता है, ठीक है। अब देखो, एक किसी स्ट्रैंड का हम कोडॉन्स लिख रहे हैं, एक किसी स्ट्रैंड पे जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है वो हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो लेट मी राइट, ए कुछ भी लिख रहे हैं हम, ATTCAGA, ठीक है। अब इसका वेट अ सेकंड, ये नहीं लिखते हैं, लेट मी यूज सम अदर वन, ठीक है। तो आई एम राइटिंग CCGG, पिछले क्लास में यही लिखे थे ना, TACC, उड़ गया है। पिछले क्लास में लिखे थे ये तुम लोग? हाँ मैम ये जो बॉन्ड बनाए थे ना हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों के बीच। हाँ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3। अब इधर अगर हम लोग लिखते हैं C के ऑपोजिट क्या आएगा, G, C के ऑपोजिट G, G के ऑपोजिट C, C, T के ऑपोजिट A के ऑपोजिट T, C के ऑपोजिट G, G, C, C। अब डीएनए को इधर से रीड करो तो भी सेम पढ़ पाओगे और इधर से रीड करो तो भी सेम होता है, ठीक है। अब दोनों एंड से डीएनए को रीड करो तो क्या आएगा, CCGGTACCGG, और इस स्ट्रैंड पे अगर रीड करो तो क्या आएगा, CCGGTACCGG। तो दोनों साइड से एंड करने पे डीएनए का सेम रीड कर पा रहे हो, न्यूक्लियोटाइड यस मैम। है ना। ऐसे डीएनए को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए, ऐसे डीएनए को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए। इट वाज डिस्कवर्ड बाय 2 साइंटिस्ट, विल्सन एंड थॉमस, ठीक है। ये जो डीएनए है इसको बोला जाता है पैलिंड्रोमिक डीएनए। ऐसा कोई डीएनए दिखे जो दोनों एंड से सेम रीड कर रहा हो उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए, ठीक मैम है। इनका नाम आप नहीं लिखवाई ना विल्सन एंड थॉमस का? हाँ, पिछले क्लास में रह गया था क्योंकि वो नेटवर्क चला गया था बीच में ही, तो हम लिखवा नहीं पाए थे, ठीक है। तो आज लिख लो विल्सन एंड थॉमस। पैलिंड्रोमिक डीएनए बस पता होना चाहिए, एज सच कोई क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, बट स्टिल यू शुड नो कि पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़े? यस मैम। तो कुछ तो बचा नहीं ना इसमें, नहीं, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो हेडिंग डालो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ
DNA helix. Packaging of DNA helix. चलो लेट्स स्टार्ट। पहले तो कुछ थ्योरी लिखेंगे हम लोग, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन हम समझाएंगे अच्छे से। पहले तो लिखो द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन the average distance between the average distance between the average distance between two adjacent base pairs, two adjacent base pairs two adjacent base pairs is 0.34 nanometer, right? 0.34 nanometer, या फिर इसको 3.4 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं। दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है। लेंथ ऑफ डीएनए, इसी के आगे लिखो लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए फॉर अ human diploid cell, for a human diploid cell, for a human diploid cell is 6.6 into 10 to the power is एक यहाँ पे कैलकुलेशन लिखो 10 to the power 9 मैम। 6 into 10 to the power 9 base pair multiplied with 0.34 into 10 to the power minus 9 is equals to 2.2 meters. ठीक है, ये कैलकुलेशन हम लोग पिछले क्लास में किए थे। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो ये लिखो, ये लिखो, इसी में आगे लिखो the length is far greater than, the length is far greater than, the length is far greater than the size of, the length is far greater than the size of a typical nucleus, a typical nucleus जिसका की साइज होता है 10 to the power minus 6 meter, 10 to the power minus 6 meter। ठीक है, ये लिखो फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। यस मैम हो गया। ठीक है मैम ये न्यूक्लियस, अच्छा क्या बोल रहे हो कौशिक? पुष्कर? मैम हमको लगा कि सेल का साइज लिखे हैं, न्यूक्लियस का साइज समझ। न्यूक्लियस का साइज लिखे हैं, हाँ न्यूक्लियस का साइज लिखे हैं। एक नॉर्मल न्यूक्लियस जो होता है ना ह्यूमन बॉडी में, एक नॉर्मल टिपिकल न्यूक्लियस मतलब एक नॉर्मल, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस जो ह्यूमन बॉडी में होता है उसका साइज क्या होता है? उसका साइज होता है मान के चलो अराउंड 10 to the power minus 6 मीटर, 10 to the power minus 6 मीटर। ठीक है, ये साइज, ये डायमेंशन होता है, ये एरिया एरिया तो नहीं बोलोगे इसको कि इट्स द लेंथ, इट्स द लेंथ ऑफ अ न्यूक्लियस। डायमेंशन लिखा हुआ है तो डायमेंशन शुड बी लेंथ एंड ब्रेथ। तो एक टिपिकल ह्यूमन न्यूक्लियस जो है उसका लेंथ या ब्रेथ होता है 10 to the power minus 6 मीटर। इसको हम लोग बोल सकते हैं माइक्रोन में 1 माइक्रोमीटर, है ना? 1 माइक्रोमीटर बोल सकते हैं इसको। यस मैम। 1 माइक्रोन बोल सकते हैं इसको। एक माइक्रोन साइज होता है एक नॉर्मल न्यूक्लियस का। अब डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में मैम। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है ना? डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है।
और डीएनए का लेंथ क्या है? 2.2 मीटर। 2.2 मीटर। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब न्यूक्लियस का साइज माइक्रोन में है, इट इज 10 to the power -6 माइक्रोन, तो इतना बड़ा डीएनए जो है 2.2 मीटर का जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर कैसे फिट? हेलो सृष्टि, सृष्टि, सॉरी मैम, ये मेरा भाई था मैम। ओके ओके, हमको लगा तुम्हारा माइक ऑन रह गया है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर का डीएनए कैसे फिट होता है? न्यूक्लियस बहुत छोटा है, राइट? न्यूक्लियस इज 10 to the power -6 मीटर। इतने छोटे से साइज के अंदर 2.2 मीटर का डीएनए कैसे फिट होता है? ठीक है, ये सोचने वाला बात है ना? है कि नहीं, बताओ। यस मैम। हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, अब एक और ये तो एक डायमेंशन हुआ ह्यूमन सेल का। एक और डायमेंशन हम लोग लिखेंगे, दैट विल बी ऑफ इकोलाई। इकोलाई के लिए लिखो द नंबर ऑफ मैम आप बताइए नहीं कैसे ही वो रहता है इतने छोटे से न्यूक्लियस। बताएंगे, वो अभी लिखवाएंगे भी, बताएंगे भी। अभी वो क्यूरियोसिटी छोड़े हैं तुम लोगों के दिमाग में 2 मिनट के लिए। ठीक है, the number of base pairs in E. coli मत लिखो, इशरीशिया कोलाई पूरा ही लिख लो। एशरीशिया कोलाई। The number of base pairs in E. coli is 4.6 into 10 to the power 6. The total length is 1.36 millimeter. 1.36 millimeter. This long-sized DNA is accommodated, accommodate होना मतलब fit होना, ठीक है, is accommodated in a small area 1 micrometer in E. coli, 1 micrometer in E. coli only through packing or compaction. Only through. मैम लेकिन इसका तो ठीक है ना, ई कोलाई का डीएनए का उतने छोटे में रह सकता नहीं, ये तो ठीक है, उतना बड़ा नहीं। 1 माइक्रोमीटर का ई कोलाई का साइज है, उसके अंदर तुमको 1.36 mm को फिट करना है, तो डीएनए बड़ा है ना ई कोलाई के साइज से, काफी बड़ा है डीएनए तो। ओ हाँ, सॉरी मैम। है ना, ओनली थ्रू पैकिंग और कंपैक्शन। मैम हम बताएं मैम, वो ना गोल गोल होके करता होगा, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड हो जाता होगा डीएनए। हाँ, वैसा ही कुछ रीजन रहता है। हमारे बॉडी के अंदर हमारा इंटेस्टाइन कैसे फिट होता है? इंटेस्टाइन का भी तो लेंथ बहुत ज्यादा है, पर इंटेस्टाइन भी तो फिट होता है ना। हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर इतने सारे न्यूरॉन्स कैसे फिट होते हैं? तो कंपैक्शन कंपैक्ट हो करके चारों तरफ से दबा करके चारों तरफ से उसको छोटा किया जाता है। उसके डेंसिटी को बढ़ा देते हैं हम लोग, पर उसके साइज को छोटा कर देते हैं। जैसे तो मैम हम लोग के अलमारी में कपड़ा सजा कर रखते हैं, वैसे ही है ना? हाँ, अगर सजा करके कपड़ा रखोगे तो ज्यादा स्पेस बनता है ना, ज्यादा स्पेस बनता है। अगर ऐसे ही भर दोगे तो कम स्पेस होगा, पर अगर उसको प्रॉपरली अरेंज करके कंपैक्ट वे में रखोगे तो ज्यादा स्पेस बनता है। ठीक है, ज्यादा स्पेस बनता है।
यहाँ पे बेसिकली हम लोग को दो तीन तरह के कुछ तरह के प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है जो कि डीएनए के पैकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ प्रोटीन्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो कंपैक्शन अकर्स by folding acid attachments of DNA, with basic proteins, polyamines in prokaryotes and histone protein in eukaryotes. कौशिक, तुम जो क्वेश्चन भेजे थे शायद वो हिस्टोन प्रोटीन से ही रिलेटेड था। यस मैम, वो हिस्टोन प्रोटीन H1 करके था। हाँ, और हिस्टोन प्रोटीन से ही रिलेटेड था ना, अभी हम लोग देखेंगे। देखो, ये जो कंपैक्शन होता है, ये जो डीएनए का पैकिंग होता है, डीएनए का लेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, डीएनए का लेंथ बहुत ज्यादा है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर्स। अगर हम लोग ह्यूमन सेल की बात करें तो इट्स 2.2 मीटर्स। ठीक है, तो डीएनए को कंपैक्ट किया जाता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से डीएनए को कंपैक्ट किया जाता है, इस तरह से। सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए बोलते हैं इसको, सुपर कॉइल किया जाता है डीएनए को। ठीक है, ऐसे करके सुपर कॉइल किया जाता है। पर इस सुपर कॉइलिंग के लिए भी हम लोगों को कुछ प्रोटीन्स वगैरह का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, इस सुपर कॉइलिंग के लिए भी, इसको अच्छे से फोल्ड करने के लिए हम लोगों को एक प्रॉपर एक प्रॉपर प्रोटीन चाहिए होता है। जैसे पतंग उड़ाना तो सभी को पता है ना, पतंग उड़ाना तो सभी लोग, मैम। यस मैम। इसको लटाई बोलते हो ना, क्या बोलते हो, लटाई बोलते हो ना हाँ शायद, मैम, लटाई Yes, मैम। मैम। है ना। इसके ये लटाई का साइज कितना छोटा होता है ना, कितना छोटा सा साइज होता है, ऐसा ही कुछ दिखता है वो। पर हाँ इसके मैम। ऊपर कितना ज्यादा लेंथ ऑफ थ्रेड जो है वो लपेटा हुआ रहता है ना। हाँ मैम, बहुत ज्यादा मैम। थ्रेड लपेटा हुआ रहता है इसके ऊपर, जबकि ये जो लटाई है वो बहुत छोटा सा होता है, राइट, वो बहुत छोटा सा होता है, वो 1 मैम मीटर का। उतना भी छोटा नहीं होता है। हाँ, मैम उतना भी छोटा नहीं होता है। इतना बड़ा होता है ना, इतना बड़ा होता है। हाँ, उतना बड़ा होता है। हाँ, तो 1 मीटर का भी नहीं होता है, पर इसके ऊपर हम लोग कितना लंबा थ्रेड जो है वो हम लोग लपेट के रखते हैं, है ना। तो इसी तरह से ये जो लटाई है, इसको मान लो कि दिस इज सम प्रोटीन, और ये जो थ्रेड है ये हमारा डीएनए है। ठीक है, इस प्रोटीन के ऊपर ही हमारा डीएनए जो है वो लपेटा हुआ होता है, और इसी तरीके से हमारा डीएनए जो है वो कंपैक्ट होता है। ठीक है, इसी तरह से डीएनए को कंपैक्ट करते हैं, उसके साइज को छोटा करके उसको न्यूक्लियस के अंदर फिट किया जाता है। समझ रहे हो इस बात को? यस मैम। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे कि कैसे किया जाता है। पहला लिखो डीएनए पैकिंग इन प्रोकैरियोट्स, डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स, डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बैक्टीरिया होता है। एब्सेंट होता है। डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मेनली हम लोग बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया ही आते हैं। तो लिखो प्रोकैरियोट्स में ना, देखो प्रोकैरियोट्स में ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है। ऐसे अगर हम लोग अपना सेल ड्रॉ करें, ये मान लो अगर हमारा सेल है तो इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है,
न्यूक्लियस हमारे बॉडी में डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ऐसा एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म का यूकैरियोटिक सेल का डीएनए होता है। पर प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ठीक है, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए रहता है वो सेल के अंदर इस टाइप से बिखरा हुआ रहता है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता है, सेल के अंदर ही बिखरा हुआ रहता है। कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर डीएनए नहीं होता है। ठीक है, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर डीएनए नहीं होता है। और ये जो डीएनए होता है जो किसी न्यूक्लियस के अंदर नहीं प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड नहीं है, इस डीएनए को प्रोकैरियोट्स में हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। ठीक है, या तो न्यूक्लियोइड बोलते हैं या फिर जीनोफोर बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को, न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर बोलते हैं इसको। ये ड्रॉ कर लेना और लिख लेना। Yes, ma'am. एक सेकेंड यार, हाँ इसमें लिख लेना न्यूक्लियोइड और जीनोफोर के बाद यहाँ पे लिख लेना डीएनए नॉट प्रेजेंट, डीएनए नॉट प्रेजेंट in a well-defined nucleus, DNA not present in a well-defined nucleus। ठीक है, ये लिख लो, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर। समझ में तो आ रहा है ना? Yes, ma'am. किसी को नहीं समझ में आया तो दे कैन ऑलवेज आस्क मी, ऑलवेज। मैम इसीलिए शायद इसलिए बोलते हैं कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता है। हाँ, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, वही हम लिखे हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, ओके। डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स लिखो, न्यूक्लियस में नहीं होता है तो कहाँ होगा, लिखो डीएनए इन प्रोकैरियोट्स, डीएनए इन प्रोकैरियोट्स is found in the cytoplasm, is found in the cytoplasm, DNA in the prokaryotes is found in the cytoplasm in a supercoiled state, in a supercoiled state, in a supercoiled state। सुपर कॉइल्ड मीन्स बहुत ज्यादा कॉइल्ड, बहुत ज्यादा कॉइल्ड। So DNA is found in the cytoplasm in a supercoiled state. The coils are maintained, ताकि ये coils जो है ये open ना हो जाए, इसके लिए क्या होता है, the coils are maintained by non-histone basic proteins, non-histone basic proteins are maintained by non-histone basic proteins like polyamines, like polyamines। अब non-histone proteins क्या होता है, यूकैरियोट के सेल में एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। हिस्टोन प्रोटीन जो नहीं है और डीएनए का कॉइलिंग करा रहा है उसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, सिंपली ये भी डीएनए का कॉइलिंग करा रहा है पर ये हिस्टोन नहीं है, तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए क्या बोल देते हैं इसको, सिंपली नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, जैसे कि पॉलीअमाइन, पॉलीअमाइन लॉट्स ऑफ अमाइन्स आर जॉइंड टुगेदर, ऐसे प्रोटीन्स को हम बोलते हैं पॉलीअमाइन प्रोटीन। मैम आप फिर से बताइए ना, किसको हिस्टोन बोल रहे हैं किसको नहीं बोल रहे हैं। हिस्टोन अभी बताए नहीं है, हिस्टोन बताएंगे। जिसको जो हिस्टोन नहीं है पर डीएनए का कॉइलिंग करवा रहा है उसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन।
ठीक है, हिस्टोन अभी बताए नहीं है, हिस्टोन बताएंगे अभी। ठीक है, इसी में लिखो द कंपैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीअमाइंस तक लिखे ना। दिस कंपैक्ट स्ट्रक्चर of DNA is called this compact structure of DNA is called nucleoid or genophore. Nucleoid or genophore. Nucleoid or genophore. ठीक है, ये लिख लो। हिस्टोन प्रोटीन अभी बताएंगे, हिस्टोन प्रोटीन पे अच्छा खासा थ्योरी पढ़ना है हम लोगों को अभी। देखो, अगर डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स आता है तो बस इतना ही लिखना है तुम लोगों को। डीएनए प्रोकैरियोट्स में जो प्रेजेंट रहता है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं प्रेजेंट रहता है। क्यों? क्योंकि कोई न्यूक्लियस होता ही नहीं है प्रोकैरियोट्स में। तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? तो डीएनए प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में डीएनए कैसे प्रेजेंट है? सुपर कॉइल्ड स्टेट में, सुपर कॉइल्ड, बहुत हाईली कॉइल्ड स्टेट में। और इस कॉइलिंग को अनकॉइल होने से कौन रोकता है? जैसे मान लो ये सुपर कॉइल्ड स्टेट में प्रेजेंट है डीएनए, ठीक है, सुपर कॉइल्ड स्टेट में यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। तो अब इसको ओपन, ये कहीं ओपन ना हो जाए, अनकॉइलिंग ना हो जाए, ये होने से कौन रोकता है? ये होने से कुछ प्रोटीन्स रोकता है, जिसको कि प्रोटीन्स को हम बोलते हैं पॉलीअमाइंस। ठीक है, पॉलीअमाइंस प्रोटीन होता है कुछ जो क्या बोले आप? क्या रोक होने से कौन रोकता है? अनकॉइल होने से कौन रोकता है? अनकॉइल होने से मतलब कॉइलिंग ओपन होने से कौन रोकता है? ठीक है, कौन रोकता है? तो पॉलीअमाइंस, कुछ प्रोटीन्स है जिसको कि हम लोग पॉलीअमाइंस बोलते हैं, इस तरह से प्रेजेंट होता है। पॉलीअमाइंस जो है वो डीएनए को अनकॉइल होने से, उसके कॉइलिंग को खुलने से रोकता है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन होता है ये नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन होता है। नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन अभी जानेंगे क्या होता है। एंड दिस कंपैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये जो कंपैक्ट स्ट्रक्चर देख रहे हो ना डीएनए का, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। न्यूक्लियोइड और जीनोफोर बोलते हैं इसको। ये जो कंपैक्ट स्ट्रक्चर है डीएनए का, जिसमें डीएनए कंपैक्टली कॉइल्ड है, किसके हेल्प से कॉइल्ड है? तो पॉलीअमाइंस के हेल्प से कॉइल्ड है। पॉलीअमाइंस क्या है? तो नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन है। इसको, इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. लिख लिए? यस मैम। मैम हाँ बोलो। मैम डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स के जस्ट ऊपर एक पॉइंट लिखा है, वो बिल्कुल नहीं समझ आया, उसको रिपीट कीजिए ना एक बार प्लीज। कौन सा? यही वाला मैम, कॉम्पैक्शन occurs in folding. occurs by folding acid attachment of DNA with basic protein. Polyamine in prokaryote and histone protein in eukaryote. अच्छा, हाँ, देखो क्या होता है, डीएनए हमारा एसिडिक नेचर का होता है। डीएनए हमारा एसिडिक नेचर का होता है, पता है इस बारे में? Yes, ma'am. फॉस्फेट इसको एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, फॉस्फेट की वजह से हमारा डीएनए जो होता है या फिर प्रोकैरियोट का जो डीएनए होता है, डीएनए हमेशा एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, अब कंपैक्शन अकर्स, मतलब डीएनए का कंपैक्शन कैसे होता है? बाय फोल्डिंग एसिड अटैचमेंट्स, जहां जहां फॉस्फेट अटैच्ड है उनको अगर हम बेसिक प्रोटीन से लपेटते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो अभी हिस्टोन प्रोटीन्स पढ़ेंगे ना आगे,
या फिर अभी जो हम लोग पॉलीएमाइंस देखे जो कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन था, ये जो प्रोटीन्स होता है ये बेसिक स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। अब एसिडिक स्ट्रक्चर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को अट्रैक्ट करेगा अपने ऊपर सुपर कॉइल होने के लिए, ठीक है। अपने ऊपर सुपर कॉइल होने के लिए एसिडिक स्ट्रक्चर्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को अट्रैक्ट करेगा अपने ऊपर सुपर कॉइल होने के लिए, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि कंपैक्शन अकर्स बाय फोल्डिंग एसिड अटैचमेंट्स ऑफ डीएनए विद बेसिक प्रोटीन। जहां जहां डीएनए में एसिड अटैचमेंट्स है, मतलब जहां जहां डीएनए में एसिड कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस पार्ट को हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर से सुपर कॉइल कर सकते हैं, बहुत कंपैक्टली जोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर्स है, जो बेसिक प्रोटीन्स है, ये प्रोकैरियोट्स के केस में पॉलीएमाइंस होता है और यूकैरियोट्स के केस में हिस्टोन प्रोटीन्स होता है, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को? यस मैम। ओके, अच्छा, और तो कुछ नहीं रह गया था ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स तो रट्टा मारने का जरूरत भी नहीं है। अगर आ गया डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स तो क्या लिखोगे कि ऐसे सिंपल याद रख लो ना स्टोरी फॉर्म में कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, तो डीएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। डीएनए का कंपैक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स लाइक पॉलीएमाइंस, और ये जो कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर। बस इतना लिखना है, ठीक है। इसी को इंग्लिश में लिख लेना, एग्जाम में आएगा तो। समझ रहे हो ना? लिख लोगे? यस मैम। Yes, ma'am. चलो गुड। डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स लिखो। नेक्स्ट सेगमेंट, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट में, it is carried out with the help of मतलब what is carried out with the help of? DNA packaging is carried out with the help of lysine and arginine rich basic proteins called histone. Just wait for a minute. ठीक है, लिख लिए? Yes, ma'am. देखो, लाइसिन और आर्जिनिन जो दोनों प्रोटीन, लाइसिन और आर्जिनिन क्या होता है? लाइसिन और आर्जिनिन बायोमोलिक्यूल्स। क्या होता है लाइसिन और आर्जिनिन? किसी को पता है? लाइसिन और आर्जिनिन होता है अमाइनो एसिड्स।
लाइसीन और आर्जिनिन होता है अमाइनो एसिड्स। अगर बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर देखोगे तो वहां पे लाइसीन और आर्जिनिन दिया हुआ है अमाइनो एसिड में। लाइसीन और आर्जिनिन जो है ये अमाइनो एसिड तो होता है, पर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड होता है, तो इसको हम लोग बेसिक अमाइनो एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिक अमाइनो एसिड होता है ये। अब प्रोटीन किस चीज का बना होता है? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड। यस, प्रोटीन का जो मोनोमर होता है, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। मैम 20 अमाइनो एसिड्स मिलके बनाते हैं ना? हाँ, 20 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनाने के काम में आते हैं। ठीक है, वो सारे मिल करके नहीं बनाते हैं प्रोटीन, हर प्रोटीन में अलग अलग अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, इट इज मेड, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ 20 डिफरेंट, नहीं, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स लिखो सिर्फ, 20 डिफरेंट मत लिखो, इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो मोनोमर्स क्या होता है प्रोटीन का, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है प्रोटीन का, अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। अब यहाँ पे हम लोग एक प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन में कौन कौन सा अमाइनो एसिड्स होता है? लाइसीन और आर्जिनिन होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन इज सिंपली अ टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि लाइसीन और आर्जिनिन का बना हुआ है। लाइसीन और आर्जिनिन जो है दोनों बेसिक अमाइनो एसिड्स है, तो हिस्टोन प्रोटीन कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, है ना? एसिड बेस समझ रहे हो ना? यस मैम। समझ रहे हो? यस मैम। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो हमारा लाइसीन और आर्जिनिन का बना हुआ होता है, इसीलिए बेसिक होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एसिडिक नहीं होता, बेसिक होता है। ठीक है, अच्छा अब आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में पॉइंट वाइज लिख रहे हो ना, कंपैक्शन ऑफ डीएनए। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, द यूनिट ऑफ कंपैक्शन, the unit of compaction is called nucleosome. The unit of compaction is called nucleosome. Underline nucleosome. Also underline histone. पिछले पॉइंट में हिस्टोन को अंडरलाइन करो, यहाँ पे न्यूक्लियोसोम को अंडरलाइन करो। ठीक है, अब लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, there are 5 types of histone proteins. There are 5 types of histone proteins. डैश देके लिखो, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। 5 types of histone proteins, पहला है H1। ठीक है, H1, H2A, H2B, H3, मैम ये न्यूक्लियोसोम फिर से बताइए ना। हाँ, न्यूक्लियोसोम बताएंगे अभी, ये लिख लो, अभी एक्सप्लेन नहीं किया है न्यूक्लियोसोम को। ठीक है, यूनिट ऑफ कंपैक्शन मतलब एक हिस्टोन के ऊपर जो डीएनए लपेटा हुआ है उसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, एक सिंगल यूनिट को न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है, वैसे अभी ये समझ नहीं आएगा, डायग्राम के थ्रू समझाएंगे इसको। There are 5 types of histone proteins, H1, H2A, H2B, H3 and H4। ठीक है, 5 हुआ। H2 जो हाँ, मैम। है A और B में बटा हुआ है। ठीक है,
ओके, इसी में आगे लिखो four of them occur in pairs, four of them occur in pairs to produce histone octamer. To produce histone octamer. To produce histone octamer. Four of them occur in pairs to produce histone octamers. Occurs in pair मतलब हर प्रोटीन का, हर हिस्टोन प्रोटीन का दो कॉपी है, तो यहाँ पे लिखो ब्रैकेट में 2 copies of each. कौन कौन है 2 copies में? H2A, H2B, H3 and H4. ठीक है, इन 5 प्रोटीन में से 4 प्रोटीन जो है वो कॉपी बना करके पेयर में प्रेजेंट होता है, और 4 का अगर कॉपी बन जाए तो टोटल 8 प्रोटीन हो गया। 8 मिलकर के ऑक्टामर बनाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. 8 मिलकर के ऑक्टामर बनाएगा। ठीक है, अभी इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, रुको। ठीक है, यहां तक लिखे। यस मैम। Histone octamer, 4 of them occur in pair to produce histone octamer, which is also known as new body, NUBODY, new body or core of nucleosome, This is also known as new body or core of nucleosome. नो बॉडी मैम। न्यू बॉडी देखो ना, स्पेलिंग लिखे हैं यहाँ पे, न्यू बॉडी कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। मैम लेकिन आप तो नो बॉडी लिखी है, न्यू बॉडी न्यू तो बॉडी एन लिखे हैं, NU लिखे हैं ना, NU है ना, NO दिख रहा है क्या? नहीं नहीं मैम, मैम, वो NU. लगा NEW वाला न्यू। नहीं, NU है, न्यू बॉडी। ठीक है, NU। तो ये क्या है? इस बॉडी का मतलब ये नाम है उसका बॉडी का? हाँ, हिस्टोन ऑक्टामर को ही न्यू बॉडी बोलते हैं। अभी लिखो, हम समझाते हैं। ठीक है, 1-2 पॉइंट और है, लिख लो, उसके बाद हम समझाते हैं। इसी में ही लिखो, they're positively charged ends are directed outwards. Their positively charged ends are directed outwards. The negatively charged DNA is wrapped. Wrapped का स्पेलिंग देख लो, WRAPPED, is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure
टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर, जो कि पहले भी आया है, टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ठीक है, यहाँ तक लिखो, अब हम एक्सप्लेन करते हैं। टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम नहीं ऊपर भी आया था ना, मैम, Yes, यहाँ पे ma'am. नहीं, नीचे यूनिट ऑफ नीचे कंपैक्शन करिए इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। मैम। यहाँ नहीं, ये पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर, वो कॉल्ड स्ट्रक्चर लिखी है। न्यूक्लियोसोम, कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। यस मैम, डन। डन। देखो, 4 तरह का प्रोटीन होता है, टोटल हम लोग 5 तरह का हिस्टोन प्रोटीन देखे, राइट। टोटल 5 तरह का हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्या क्या है उसमें से? H1 है, H2A है, H2B है, H3 है। अभी ये लिखना विखना मत, बस सुनो, ठीक है, बस सुनो। H4 है। 5 तरह का हिस्टोन प्रोटीन हम लोग देखे, है ना। Yes, ma'am. उसमें से कौन कौन सा हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पेयर बना रहा है? Ma'am, H2A, H2B, H3 and ये जो है ये पेयर बना रहा है, ठीक है। ये जो है मतलब 2-2 के नंबर में ये प्रेजेंट रहेगा, ये अपना कॉपी बना लेता है, ठीक है। तो ये कैसे प्रेजेंट रहता है ये देखो, ये मान लो ये है हमारे पास H2A, ठीक है, ये हमारे पास है H2A, ये है हमारे पास H2B, ठीक है, ये है हमारे पास H2B, ये है सेम कलर आ गया, ये है हमारे पास H3। कलर का डिफरेंस पता चल रहा है ना। हाँ मैम, डिफरेंट कलर से। यस मैम। और एक और कलर यूज करते हैं, ये है हमारे पास H4, ठीक है। अब ये कॉपीज बना लिया, अब ये ऑक्टामर बनाता है, ठीक है। ऑक्टामर जो बनाता है तो एक प्रोटीन यहाँ इसके पीछे प्रेजेंट है, ठीक है, एक प्रोटीन इसके पीछे प्रेजेंट है यहाँ पे, एक प्रोटीन यहाँ पे इसके पीछे प्रेजेंट है, ठीक है। साइज सेम रहता है, साइज सेम रहता है। एक प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है और एक प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है। समझ पा रहे हो? 3D स्ट्रक्चर इमेजिन कर पा रहे हो इसका? Yes, हाँ ma'am. मैम। कर पा रहे हो ना? 3D स्ट्रक्चर में इमेजिन कर पा रहे हो इसको? तो Yes, ma'am. ये हो गया 2 H2B, एक आगे की तरफ प्रेजेंट रहता है, एक पीछे की तरफ प्रेजेंट रहता है। 2 H2A हो गया, 2 H3 हो गया और 2 H4 हो गया, ठीक है। ये टोटल मिल करके एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना रहा है, एक राउंड स्ट्रक्चर बना रहा है टोटल मिल करके, एक स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है ये टोटल मिल Yes, करके, ma'am. Yes, ma'am. है ना। इस राउंड स्ट्रक्चर को, इस बॉल लाइक राउंड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोसोम, ठीक है। इस 4 प्रोटीन के मिलने से जो राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। समझ रहे हो? बस न्यूक्लियोसोम में एक चीज एक्स्ट्रा रहता है, न्यूक्लियोसोम में एक, रुको अभी ये अभी मत लिखो वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें बस एक चीज एक्स्ट्रा रहता है, ये देखो इसमें ये जो हमारा H2A, H2B, ये जो प्रोटीन्स है ना, ये कौन से चार्ज का है? पॉजिटिवली चार्ज है ये, Yes, ma'am. राइट। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये सारे प्रोटीन्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, which are directed outwards। पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर की तरफ एक्यूमुलेट रहता है,
ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड हमारा डीएनए लपेटा हुआ रहता है। ठीक है, ये डीएनए गया ऐसे, फिर वापस आया, फिर ये पीछे गया, फिर ये वापस आया और ये ऐसे आया। समझ में आ रहा है? ये डीएनए राउंड राउंड जा रहा है, देख रहे हो? समझ में आ रहा है? यस यस मैम। मैम। समझ में आ रहा है ना? तो ये देखो, ये बन गया हमारा डीएनए प्लस ये जो येलो स्ट्रक्चर है ये बन गया हमारा ऑक्टामर। डीएनए प्लस ऑक्टामर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। वन यूनिट ऑफ कंपैक्शन, एक सिंगल यूनिट ऑफ कंपैक्शन इज न्यूक्लियोसोम। डीएनए प्लस ऑक्टामर इज न्यूक्लियोसोम। समझ में आ रहा है ना ये? यस मैम। किसी को जिसको डाउट हो रहा हो, किसी को नहीं समझ में आया हो, किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो, आई कैन रिपीट इट। चलो चलो, तो इसको हम समझेंगे कि सबको समझ में आ रहा है। अच्छा चलो, इस स्ट्रक्चर को अब ड्रॉ कर लो, इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लो। मैम हाँ बोलो कौशिक। मैम इसमें मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज, मतलब जो बाहर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, इसीलिए मतलब दोनों। ये हम बताना भूल गए, डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है और ऑक्टामर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसीलिए दोनों आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से जुड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसीलिए यस आपस मैम। में अट्रैक्शन काफी ज्यादा अट्रैक्शन होगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस के बीच में। ये लिख लो। हिस्टोन प्रोटीन को H1, H2A, H2B, H3 और H4 से रिप्रेजेंट करते हैं। कोर में, ये जो कोर बन रहा है ना, किसी चीज का कोर क्या होता है, जो कि मेन जिससे वो सब्सटेंस बना हो, तो कोर में कभी भी H1 नहीं प्रेजेंट होता है। H1 कहाँ पे प्रेजेंट है वो हम लोग देखेंगे, पर अभी तक H1 नहीं आया है पिक्चर में। ठीक है, कोर में H2B, H3, H4 और H2A। बोलो दीक्षा, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। मैम इस चारों हिस्टीन को ऑक्टामर चारों, चार यहाँ पे प्रोटीन्स है ना, H2A, H2B, H3, H4, चारों दो दो के कॉपी में प्रेजेंट है। मतलब दो H2A है, दो H2B है, दो H3 है, दो H4 है, तो 4 into 2 टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हो गया। तो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स जो है मिल करके ऑक्टामर बनाता है। ऑक्टा फॉर 8 एंड मर, तो ऑक्टामर। ठीक है, ऑक्टामर इज फॉर 8 प्रोटीन्स मिलकर के ऑक्टामर बनाता है। वही ना मैम, सबका दो दो कॉपी वाला। सबका दो दो कॉपी है। याद रखना, कोर में कभी भी H1 नहीं प्रेजेंट होता है, कोर में H1 नहीं प्रेजेंट होता है। मैम कोर मतलब ये खाली जगह? कोर मतलब ये जो बॉल बना है, येलो बॉल जो बना है, ओ, इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा। इसमें कभी भी H1 नहीं प्रेजेंट रहता है। देखो ना, H1 कहीं भी नहीं है। तो मैम H1 तो है ही नहीं ना इसके अंदर, तो H1 नहीं है, H1 नहीं है। H1 कहाँ पे यूज होता है वो देखेंगे, इसके अंदर H1 नहीं है। मैम प्रत्येक डीएनए ऐसे ही कॉइल्ड होता है ना? हाँ हाँ, सारा डीएनए ऐसे ही कॉइल होता है। यूकैरियोटिक डीएनए का कॉइलिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, यूकैरियोटिक का। ओ ठीक है मैम। मैम ये प्लस प्लस क्यों बनाई है आप? इसके हिस्टिडीन प्लस प्लस होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स का प्लस चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हम प्लस बनाए हैं। तुम लोग चाहो तो मत बनाओ प्लस, तुम लोग मत बनाओ, बस लिख लो कि हिस्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, बस। डन मैम।
सभी का हो गया? यस। चलो यहाँ पे लिखो, एक पॉइंट लिखो, यहाँ पे एक पॉइंट लिखो। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम, टिपिकल मतलब जनरल होता है, ठीक है, नॉर्मल न्यूक्लियोसोम। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम, अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम contains, a typical nucleosome contains 200 base pairs. A typical nucleosome contains 200 base pair of DNA helix. A typical nucleosome contains 200 base pair of DNA helix. अब DNA में तो 200 से ज्यादा बेस पेयर्स प्रेजेंट होता है ना? हाँ मैम। ठीक है, तो चलो आगे लिखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, DNA present between, DNA present between two adjacent nucleosome, DNA present between two adjacent nucleosome is called DNA present between two adjacent nucleosome is called linker DNA. एक्सप्लेन करेंगे, पहले लिख लो। इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए को अंडरलाइन करो। इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। इसी में लिखो, इसी पॉइंट में लिखो, इट इज अटैच्ड टू H1 हिस्टोन प्रोटीन। H1 हिस्टोन प्रोटीन यहां पे काम आता है। H1 हिस्टोन प्रोटीन, it is attached to H1 हिस्टोन प्रोटीन। लिखो लेंथ, इसी में लिखो लेंथ ऑफ लिंकर डीएनए, varies from species to species, मतलब हर स्पीशीज में लिंकर डीएनए का जो साइज है वो अलग होता है, स्पीशीज टू स्पीशीज। सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, पहले लिख लेते हैं। स्पीशीज टू स्पीशीज। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, न्यूक्लियोसोम chain gives a bead on string appearance, nucleosome chain gives a bead on string appearance under electron microscope। इसको अंडरलाइन करो, बीड ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस को, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, न्यूक्लियोसोम फर्दर कॉइल्स to form a solenoid, nucleosome further coils to form a solenoid which has
which has a diameter of 30 nanometer in chromatin. क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन फाइबर जो कि क्रोमोसोम बनाता है कंडेंस होके। ठीक है, यहां तक लिखे? यस मैम। मैम एक सेकंड, मेरा नहीं हुआ है मैम, ये लास्ट पॉइंट। लिखो, यहां तक लिखो। हो जाए तो बता देना दीक्षा। यस मैम, डन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। द बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर मतलब न्यूक्लियोसोम। द बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर in chromatin the bead on string structure in chromatin is packaged to form chromatin fibers that are further coiled and condensed। कौन से स्टेज पे कंडेंसिंग होता है सेल डिवीजन में? मैम ज्यादा एनाफेज टेम्परेचर कम होना। मेटाफेज किसमें होता है कंडेंसिंग? एनाफेज सॉरी अच्छा, कंडेंस मैम, कंडेंस तो इसमें होता है, इसमें बोल रहे थे लास्ट वाले फेज में। माइटोटिक में मैम, माइटोसिस। नहीं, ये तो डिवीजन का नाम है, ये फेज थोड़ी है। condensed at metaphase stage of cell division मेटाफेज में होता है मैम क्या? पहले में ही हो जाता है ना, मैम, वो शुरुआत तो में ही लास्ट हो में होता जाता है है। ना। लेट प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है और मेटाफेज में कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। ओ मतलब अच्छा, प्रॉपर कंडेंस्ड क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेज में नजर आता है। ठीक है, हाँ मैम समझ गए। लेट प्रोफेज में स्टार्ट हो जाता है, पर प्रॉपर कंडेंस जो हो जाता है वो मेटाफेज में। सेल डिवीजन टू फॉर्म chromosomes एक लास्ट पॉइंट लिखो बस, उसके बाद फिर हम ड्रॉ करते हैं। एक लास्ट पॉइंट लिखो। द पैकेजिंग एट, इससे ज्यादा अगर पैकेजिंग करना रहा, क्रोमोसोम से भी ज्यादा अगर पैकेजिंग, मतलब क्रोमोसोम लेवल पे जो पैकेजिंग होता है, द पैकेजिंग एट हायर लेवल्स require additional set of proteins ये प्रोटीन्स जो होता है ये एसिडिक होता है, अब बेसिक नहीं होता ये एसिडिक, that collectively
are called non-histone protein. Non-histone chromosomal protein. Non-histone chromosomal NHC लिखो ब्रैकेट में, NHC लिखो ब्रैकेट में प्रोटीन्स. एक और चीज लिख ही लो. NHC proteins are of 3 types. NHC proteins. मैम थोड़ा सा बोर्ड ऊपर करिए ना. हाँ, एक सेकंड. कहाँ? दीक्षा, यस मैम. यहाँ पे. बीड वाले का कहाँ गया? टू फॉर्म क्रोमोसोम. अब नीचे करिए, नीचे करिए. हाँ, यही 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 पे रुकिए. हो गया? मैम नहीं मैम, जल्दी करो दीक्षा. यही मैम, यही वाला लाइन, पैकेजिंग एट हायर लेवल्स, वो लिख रहे हैं. हो जाए तो बताना. हाँ मैम, बताएंगे. मैम हो गया. ओके, सबका हो गया ना? आगे बढ़े. इन Yes, 3 ma'am. प्रोटीन्स का नाम लिखो, जल्दी से नाम लिखो. देबार क्या कुछ बोल रहे थे? मैम लास्ट पॉइंट नहीं समझ आया. ये वाला पॉइंट. Yes. हाँ, हम एक्सप्लेन करेंगे अभी, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि एक्सप्लेन कर सके. NHC proteins are of 3 types. Structural NHC protein, functional NHC protein, इसमें लिखो DNA पॉलीमरेज और RNA पॉलीमरेज. DNA और RNA को बनाने में काम आता है ये फंक्शनल NHC प्रोटीन. DNA और RNA पॉलीमरेज. और तीसरा टाइप का प्रोटीन है रेगुलेटरी NHC प्रोटीन. रेगुलेटरी NHC प्रोटीन. बस इतना ही लिखना है. Yes, ma'am. डन? सभी को लिख लेना. यस मैम. मैम थोड़ा सा मैम, मेरा लास्ट लाइन. हाँ, जल्दी लिखो दीक्षा. यस मैम, डन. डन? सभी का हो गया? देबर क्या डन? Yes, ma'am.
चलो आई एम ड्रॉइंग अ फ्यू स्ट्रक्चर्स हियर। अभी मत ड्रॉ करना तुम लोग कुछ भी। देखो हम ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है, सारे सर्कल्स हम कोशिश कर रहे हैं सेम साइज का बनाने का, पर हो सकता है कि सेम साइज का ना बन पा रहा हो, तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। ठीक है, ये 4 सर्कल्स नजर आ रहा है। ये है आपका हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, ये है आपका हिस्टोन ऑक्टामर। ओके, ये जो सर्कल्स हम ड्रॉ किए हैं ना, चाहो तो साथ के साथ ड्रॉ कर लो, चाहो तो रुक करके समझ लो, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना फिर ड्रॉ कर लेना। ये है आपका हिस्टोन ऑक्टामर्स मेड अप ऑफ H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, ये है हिस्टोन ऑक्टामर्स। इसमें अब हम ऑक्टामर नहीं ड्रॉ किए हैं, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किए हैं। ठीक है ना? ठीक है यस ना, मैम। समझ लो ना? Yes, ma'am. ओके, अब देखो, अब इस पे हम लोग डीएनए का कॉइलिंग करेंगे। ठीक है, अब इस पे हम लोग डीएनए का कॉइलिंग करेंगे। डीएनए यहां से आया। अब एक हिस्टोन ऑक्टामर में कितना न्यूक्लियोसोम रहता है और कितना न्यूक्लियोटाइड रहता है? लिखवाए थे 200 बेस पेयर्स लिखवाए हैं ना? यस मैम। ठीक है, तो एक सिंगल हिस्टोन ऑक्टामर में 200 बेस पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 200 न्यूक्लियोटाइड बेस, यहाँ पे 200 बेस पेयर प्रेजेंट रहेगा, पर डीएनए तो उससे लंबा है हमारा, तो ये डीएनए जो है ये आगे चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा और फिर से जा करके कॉइलिंग करेगा। ठीक है, फिर डीएनए और बड़ा है तो डीएनए फिर आगे जाएगा। समझ रहे हो ना इस चीज को? यस यस मैम। मैम। किसी को मैम नहीं ये जो 4 है वो हिस्टिडीन प्रोटीन है ना सब, उसके ऊपर डीएनए ऐसे से कॉल हुआ ये है। हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन्स है जिसके ऊपर डीएनए, और ये आगे जाता जाएगा। हम बस 4 ही सर्कल ड्रॉ किए हैं, जबकि ऐसा ऐसा बहुत सारा न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम बस 4 ही ड्रॉ किए हैं। ठीक है, दिस इज योर डीएनए। रेड से जो मार्क किए हैं, दिस इज योर डीएनए। डीएनए का चार्ज क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, दिस इज योर डीएनए विच इज नेगेटिवली चार्ज। अब डीएनए में हमारे पास बहुत सारे बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? अगर ह्यूमन डीएनए की बात करें तो कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं? 6.6 × 10⁹ तो यहाँ पे बस 800 हुआ, यहाँ पे बस 800 हुआ, क्योंकि एक में 200 बेस पेयर है, तो यहाँ पे 200 200 बस 800 हम ड्रॉ कर पाए हैं। ऐसा ऐसा बहुत सारा न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ऐसा ऐसा बहुत सारा न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट रहता है। दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज द लिंकर डीएनए। दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज द लिंकर डीएनए। ठीक है, दिस इज नोन एज द लिंकर डीएनए। अब देखो, यहां पे प्रेजेंट रहता है हमारा H1 प्रोटीन। क्यों? सारे डीएनए के कॉइलिंग को मेंटेन रखने का काम होता है H1 प्रोटीन का। तो यहाँ पे जो ब्लू से ड्रॉ कर रहे हैं सब में प्रेजेंट होगा। जो हम ब्लू से ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारे पास है H1 प्रोटीन। ठीक है, ये है हमारे पास H1 प्रोटीन। ठीक है, H1 प्रोटीन कोर में नहीं प्रेजेंट होता है, H1 प्रोटीन डीएनए को पकड़ के रखने का काम करता है। ठीक है, अब एक सिंगल कोर जो है उसको बोलेंगे 1 न्यूक्लियोसोम, है ना? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। समझ रहे हो ना इस बात को? यस मैम। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें?
नो मैम। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, किसी को चाहिए कि हम रिपीट करें तो वो भी बोल सकता है। ओके, तो मैम अब ऐसे पीछे क्यों लगा रहता है कौन सा H1 प्रोटीन, इसका ये काम क्या होता है? H1 प्रोटीन ये एक्चुअली ना इस तरह से प्रेजेंट रहता है, ये डीएनए को पकड़ के रखता है। ठीक है, यहाँ पे डीएनए से अटैच्ड है, यहाँ पे डीएनए से अटैच्ड है, यहाँ पे डीएनए से अटैच्ड है। ठीक है, तो मैम उससे क्या होगा? क्या होगा? मतलब H1 प्रोटीन का सिर्फ इतना ही मैकेनिज्म कि वो पकड़ के रखता है? हाँ, H1 प्रोटीन कॉइलिंग को मेंटेन रखता है। अगर ठीक वो है, नहीं रहेगा तो कॉलिंग मेंटेन नहीं रहेगा मैम? डीएनए जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, ओ अच्छा, समझ गए मैम। तो मैम आप आखिरी वाले में नहीं बनाई? किसमें नहीं बना है? आखिरी वाले गोले में? अच्छा, वो मैसे ही नहीं बना है। चलो ठीक है, हम बना देते हैं, आखिरी वाले में भी बना देते हैं। एक सेकेंड यार मेरा, ठीक है, अब ये ब्लू स्ट्रक्चर मिटाना टास्क, आखिरी वाले में भी बना देते हैं लोग। ठीक है, मैम ओके। ये ऐसे ही प्रेजेंट रहता है, एक सीधा और फिर दो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा फिर सीधा आ, ऐसे? क्योंकि मेरा डीएनए टेढ़ा हो गया है ना, इसीलिए हम हिस्टोन प्रोटीन को भी टेढ़ा किए हैं। ओ अच्छा, नहीं मैम हमको लगा अरेंजमेंट ऐसा ही होता होगा। हम थोड़ा टेढ़ा बना दिए हैं, इसीलिए हम इसको टेढ़ा अरेंज किए हैं। अगर अपने एनसीईआरटी में देखोगे तो इस तरह से है, क्योंकि वहां पे डीएनए भी सीधा सीधा ड्रॉ किया है, हम थोड़ा टेढ़ा ड्रॉ कर दिए हैं इसलिए। ठीक है, तो लिंकर डीएनए समझ में आया? यस मैम। यस मैम। लिंकर यस डीएनए मैम। जो दो न्यूक्लियोसोम के बीच में प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। अब देखो, ये इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि मोती का माला है, हाँ मैम। यस मैम। लग रहा है ना? इसलिए इसको बोला जाता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स मतलब मोती, ऑन स्ट्रिंग मतलब मोती का माला। मैम धागा। बीट्स वही ना होता है जो दादी लोग रखती है ऐसे जपती है माला? हाँ, मोती का माला, बीच में स्ट्रिंग है और मोती का माला है। ठीक है, तो ये मोती के माला जैसा अपीयरेंस देता है, इसलिए इसको बीड ऑन स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, बीड ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। ओके, अब चलो थ्योरी देख लेते हैं। अच्छा, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रुको, इसका स्क्रीनशॉट लो। और ये डीएनए आगे जाता जाता है। ठीक है, ये डीएनए आगे जाएगा, अगला न्यूक्लियोसोम मिलेगा, ये डीएनए आगे जाता रहता है। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट? यस मैम। यस मैम। चलो, लेट्स रीड इट नाउ। A typical nucleosome contains 200 base pair of DNA helix। ठीक है, एक सिंगल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर रहता है, याद रखना इस डेटा को। डीएनए प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। अभी हम लोग ड्रॉ किए थे, है ना, लिंकर डीएनए। इट इज अटैच टू H1 प्रोटीन। ये जो लिंकर डीएनए है ये H1 प्रोटीन से अटैच्ड रहता है। ठीक है, इट इज अटैच टू द H1 प्रोटीन। हर स्पीशीज में लिंकर डीएनए का साइज जो है वो वेरी करता है, अलग अलग रहता है। हर स्पीशीज में लिंकर डीएनए का साइज जो है वो अलग अलग रहता है। न्यूक्लियोसोम चेन गिव्स अ बीड ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये भी बात समझ में आया? यस मैम। यस मैम। न्यूक्लियोसोम फर्दर, हाँ बोलो। यस मैम बोल रहे थे। ओके, न्यूक्लियोसोम फर्दर कॉइल्स टू फॉर्म सोलेनॉइड। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है ना, ये अब फर्दर इस तरह से कॉइल हो जाता है। इस तरह से कॉइल हो जाता है, फर्दर सोलेनॉइड बना लेता है। ठीक है, तो और भी ज्यादा कंपैक्ट हो गया। ये देखो, कंपैक्शन होता जा रहा है। ठीक है, कंपैक्शन होता जा रहा है, पैकेजिंग करने का तरीका है ये।
to form a solenoid which has a diameter of 30 nanometer. The bead-on string structure in chromatin is packaged to form chromatin fiber. अब ये जो है ये कंडेंस होगा, ये कंडेंस होकर के क्रोमैटिन फाइबर बना लेता है, ठीक है। और क्रोमैटिन फाइबर जो है क्रोमैटिन फाइबर बना लेता है, ये फर्दर कंडेंस होकर के क्रोमैटिन फाइबर बना लेता है। अब क्रोमैटिन फाइबर जो है वो और कंडेंस होता है और वो क्रोमोसोम बनाता है। तो क्रोमैटिन फाइबर कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा, देख रहे हो, कॉइलिंग देख रहे हो? यस मैम। हाँ मैम। इस तरह से अरेंज हो गया, ये बन गया आपका क्रोमोसोम। मैम एक सेकेंड, आप क्या बोली? ये जो आप कॉइलिंग बताई, पहले कॉइल हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? 30 उसके सेंटीमीटर। बाद और कॉइल हो गया, क्रोमोसोम बन गया। ये 30 नैनोमीटर, ये याद करना पड़ेगा। डायमीटर है, हाँ ये सारा डेटा याद करना होगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, ये सारा डेटा याद करना रहेगा। लेकिन मैम डायमीटर तो आप 20 एंगस्ट्रॉम लिखवाई थी ना? अरे नहीं, हम तो डीएनए का डायमीटर लिखवाए थे ना 20 एंगस्ट्रॉम। ओ हाँ, ये अच्छा हाँ, ये तो क्रोमेटिन है। 30 नैनोमीटर, ठीक है। अब देखो, द पैकेजिंग एट हायर लेवल्स रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन। हायर लेवल पे क्रोमोसोम के कंडेंसेशन के टाइम पे सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन से काम नहीं चलता है, उस टाइम पे हम लोगों को कुछ और एडिशनल प्रोटीन चाहिए होता है जो कि एसिडिक नेचर का हो, ठीक है। एसिडिक नेचर का कुछ प्रोटीन्स चाहिए होता है, उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स का बस 3 याद रखो, 3 तरह का होता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है फंक्शनल, एक होता है रेगुलेटरी। फंक्शनल में डीएनए पॉलीमरेज प्रोटीन और आरएनए पॉलीमरेज प्रोटीन आता है जो डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस कराता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया? किसी का कोई डाउट है? नो मैम। यहां मैम तक समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, कोई दिक्कत? मैम लिंकर डीएनए का मतलब साइज ह्यूमन में कितना होता है? साइज एज सच स्पेसिफाइड नहीं है कहीं पे, देखना पड़ेगा हमको साइज। तो साइज जो है वो वेरी करता है, एग्जैक्ट हम साइज नहीं बता पाएंगे कि क्या साइज है एग्जैक्टली, ठीक है। ओके मैम। ओके, चलो वेट अ सेकंड, जस्ट वेट अ सेकंड। देबर्घ्य, दीक्षा, कौशिक, नगमा, नेहा, निशा, पुष्कर, मैम सृष्टि, रोशनी, यामिनी, प्रियांशु, विशाल। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट Yes, किसी ma'am. का? किसी का नहीं कोई मैम। डाउट यहाँ तक? नो मैम। नहीं, ठीक है। ओके, who's प्रियांशु? कोई मैम वो तो श्रीवास्तव क्लासेस के भैया हैं। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, ठीक है, सॉरी। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं मैम। नो चलो, मैम। अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए एक बार अपने एनसीईआरटी से रीड कर लेना, ठीक है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए एक बार अपने एनसीईआरटी से रीड कर लेना। इसमें 1-2 पॉइंट हमको और बताना है ट्रांसक्रिप्शन रिलेटेड, कि कौन सा एक्टिव होता है कौन सा नहीं एक्टिव होता है, पर वो हम अगले क्लास में बता देंगे, वो 10 मिनट का टॉपिक है बस, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, तो वील कीप इट टिल हियर फॉर टुडे। अब अगली क्लास में मिलते हैं फिर संडे को। मैम मिलते वो जो हैं। क्वेश्चन भेजे थे वो वाला क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, हम देख लेते हैं अभी। थैंक यू कौशिक को टैग करने के लिए। The association of histone with a nucleosome, H1 with nucleosome, indicates that DNA replication is occurring.
DNA is condensed into chromatin fiber, DNA double helix is exposed, transcription is occurring. Association of H1 with nucleosome. DNA is condensed into a chromatin fiber. ये है क्या? Yes ma'am, B. यही है ना, कंडेंसेशन में ही हेल्प करता है, तो आंसर बी होना चाहिए। ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स जो है देख रहे हो ना, यहाँ पे अटैच्ड है। हिस्टोन प्रोटीन जो है ना, दो न्यूक्लियोसोम को आपस में खींच के पास लाएगा, तो डीएनए का कंडेंसेशन करने में ही हेल्प करता है। ये न्यूक्लियोसोम को करीब लाता है और डीएनए कंडेंसेशन में ही हेल्प करता है H1 प्रोटीन। ठीक है। Yes मैम, समझ गया। ठीक है ना, चलो ओके। और तो कोई डाउट नहीं किसी का? और तो कोई डाउट नहीं? ठीक है यहाँ तक? Yes मैम। नो मैम। ओके, सो वील कीप इट टिल हियर फॉर टुडे। संडे को मिलते हैं। ठीक है। ओके मैम, बाय मैम। Thank you मैम। Thank you, ma'am. हाँ बोलो बोलो। कुछ नहीं मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स प्लीज पढ़ लेना, एनसीईआरटी से यहाँ तक पढ़ लेना। ओके ओके मैम। Yes, ma'am. Okay मैम। ओके, थैंक Bye, यू, ma'am. बाय। Thank you, ma'am.